आपको समझना पड़ेगा कि मॉक्स को एक्चुअली में ढंग से यूज कैसे करते हैं, एक मॉक दे के स्कोर कैसे बढ़ाया जाता है। किसी ना किसी विद्वान ने आपको बता दिया होता है कम से कम 40 मॉक तो दो, किसी ने बता दिया होता है कि कम से कम 60 मॉक्स तो दो। नंबर से कुछ नहीं होता है। आप मान लेते हैं मॉक टेस्ट देते हो, इसके बाद आप लोग क्या करते हो, सीधा अगले मॉक टेस्ट पे आ जाते हो। ऐसा नहीं करना है, आपको सबसे पहले उसका एनालिसिस करना है। कैसे करना है वो भी डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद आप उसका एरर लॉग बनाओगे, देखोगे आपने क्या गलतियां करी हैं। देन यू विल एनालाइज योर वीकनेसेस कि मैं कहाँ गड़बड़ कहाँ हूं मैं। उसके बाद आप उन वीकनेस पे वर्क करोगे थोड़ा सा 1-2 दिन, उसके बाद आप अगला मॉक दोगे। हेलो डियर कैट एस्पिरेंट्स, मैं जानता हूं कि कैट काफी पास आ चुका है और काफी सारे बच्चों ने मॉक्स लगाना शुरू कर दिया होगा। अब कुछ बच्चे तो सही ट्रैक को पकड़ लेते हैं, पर कुछ बच्चे समझ ही नहीं पाते मॉक को देना कैसे, और फिर कहीं ना कहीं उनके हाथ लगती है निराशा। क्यों? क्योंकि मॉक्स का स्कोर बढ़ता नहीं है, समझ ही नहीं आता कि एनालिसिस कैसे करें। डाउन द लाइन उसी स्कोर्स पे, उसी जगह पे गोल 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 घूमते रहते हैं और लगता है कि शायद कैट हमारे बस की बात ही नहीं है। पर गाइस ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि मॉक्स को एक्चुअली में ढंग से यूज कैसे करते हैं, एक मॉक दे के स्कोर कैसे बढ़ाया जाता है। तो वही जानने के लिए मैं आज आपके साथ यहां पर आ गया हूं, ताकि आपको पता चल सके कि एक टॉपर या एक 99 परसेंटाइलर कैसे मॉक्स को जुडिशियली यूज कर रहा है और कैसे अपना स्कोर मॉक्स में बढ़ा रहा है, और वो क्या गलतियां हैं जो एक नॉर्मल या एवरेज बच्चा जो 70 से 90 परसेंटाइल के बीच में फंसा हुआ है कर रहा है मॉक्स के साथ। चलिए गाइस, तो द टॉपिक फॉर द डे इज हाउ टू इंक्रीज योर स्कोर इन द मॉक्स। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको सिंपल सी एक बात बताता हूं कि आप लोग बस ये सोचते रह जाते हो कि यार कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं। हो क्या रहा है, आप लोग ना सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड हो नंबर ऑफ मॉक्स पे। आपने कहीं ना कहीं ये पढ़ लिया होता है कि कम से कम 25 मॉक तो दो, किसी ना किसी विद्वान ने आपको बता दिया होता है कम से कम 40 मॉक तो दो, किसी ने बता दिया होता है कि कम से कम 60 मॉक्स तो दो। नंबर से कुछ नहीं होता गाइस। मैंने ऐसे ही बच्चे देखे हैं जिन्होंने 7 मॉक 10 मॉक देके कैट फोड़ा है, और ऐसे ही बच्चे देखे जिन्होंने 30-35 मॉक दे दिए पर कुछ नहीं निकल के हासिल हुआ। क्योंकि बात नंबर की है ही नहीं गाइस, बात है कि इन मॉक से आपने सीखा क्या। जब आप एक मॉक देते हो तो उससे आपको सीखने को क्या मिला। तो आज मैं यही सिखाता हूं कि एक मॉक से आप क्या क्या सीख सकते हो, और उन्हीं लर्निंग्स को अडेप्ट करके उन पे वर्क करके आपका मॉक्स का नंबर बढ़ता है। राइट? तो अब अपने आप से ये मत पूछना कि ये मॉक का चक्रव्यूह तोड़ना कैसे है। अपने आप से ये मत कहना कि कंफ्यूजन ही है यार, सॉल्यूशन नहीं निकल के आ रहा है कि मॉक्स को यूज कैसे करें। तो गाइस अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, आपको लगता है कि भाई मैं एक मॉक दूंगा और मेरे जो नंबर हैं, मान लेते हैं मैं अभी पहले मॉक में 30 पे आया हूं, अगला मॉक देते ही मैं 80 पे दे दूंगा और मेरा कैट का 99 परसेंटाइल। सबसे पहले ये थिंकिंग गलत है। आप समझो कि ये जो प्रोसेस है ना, ऐसे नहीं जाता। आप मान लेते हैं 30 से स्टार्ट करे हो तो अगला मॉक आपका 40 तक पहुंचाना है, फिर आपको 55 तक पहुंचाना है, फिर आपको 65 तक पहुंचाना है, और फिर आपको 80 तक आना है। ये प्रोसेस से आपके जो मार्क्स है ना वो बढ़ते हैं, और ये प्रोसेस थोड़ा सा पेनफुल है, क्योंकि ऐसा नहीं कि 5 मॉक में ये काम हो जाएगा। इस मॉक में आपको चाहिए बहुत ज्यादा पेशेंस। गाना सुना है आपने ये वाला, 10% लक, 20% स्किल, 15% कंसंट्रेटेड पावर ऑफ स्किल एंड 5% प्लेजर। मतलब अगले मॉक देके सिर्फ 5% ही ऐसा लगता है कि हाँ यार स्कोर बढ़ रहा है, और बाकी का 50% का इस पेन है। ये जर्नी थोड़ी सी पेनफुल है, इसमें लगता है कि नहीं बढ़ रहा, क्योंकि जो ग्राफ है ना वो इतना स्मूथ ऊपर नहीं जाता, वो थोड़ा सा ऊपर जाता है। 30, 35, 33, 38, 37, 42, 40, फिर 45, समझ रहे हो। वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चलता रहता है डिपेंडिंग ऑन डिफिकल्टी। पर जो लास्ट 3 मॉक का जो एवरेज स्कोर होता है ना, वो बढ़ता हुआ जा रहा होता है। तो आपका ग्राफ ऐसे ऐसे अप डाउन होते 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 तक ऊपर पहुंचता है। तो इस चीज को समझना पड़ेगा कि एक तो हर अगले मॉक में नंबर नहीं बढ़ेगा। ऐसा मत सोचो कि यार लास्ट मॉक में 40 आया था, इसमें 38 आ गई, ये क्या हो गया, मैं लगता पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मॉक भी तो हार्ड हो सकता था, सोचा क्या। आप अपने पिछले 3 मॉक का एवरेज को अगले 3 मॉक के एवरेज से कंपेयर करो, और फिर मैच करो कि क्या हो रही है कहानी। और ये प्रोसेस स्लो होगा, पेनफुल होगा, इसमें लगेगा डर कि यार मार्क्स तो बढ़ नहीं रहे, एक हफ्ते बाद मॉक दिया नंबर सिर्फ 3 बढ़े, लगेगा डर, जायज है।
पर एक बार जब वो पकड़ने लगोगे ना तो एक्सपोनेंशियली ग्रो करने लगेगा। शुरू में बहुत गलतियां करोगे, कभी सिली मिस्टेक हो रही है, चॉइस ऑफ सिलेक्शन सही नहीं है, हल्के हल्के आप उसको पकड़ने लगोगे। तो एक तरीका तो है कि ये ग्रोथ स्लोली होगी, इससे नहीं डरना है। एंड इफ यू डू दैट, दैट इज द 100% रीजन टू रिमेंबर द नेम फॉर द वर्ल्ड। वो आपका नाम याद जरूर रखेगी फिर, राइट? क्योंकि आपके पास वो परसेंटाइल होगी जो आप इजीली बोस्ट कर सकते हो। उसके बाद गाइस, अब मॉक को यूज कैसे करना है। आप मान लेते हैं मॉक टेस्ट देते हो, इसके बाद आप लोग क्या करते हो, सीधा अगले मॉक टेस्ट पे आ जाते हो। ऐसा नहीं करना है, आपको सबसे पहले उसका एनालिसिस करना है। कैसे करना है वो भी डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद आप उसका एरर लॉग बनाओगे, देखोगे आपने क्या गलतियां करी हैं। देन यू विल एनालाइज योर वीकनेसेस कि मैं कहाँ गड़बड़ कहाँ हूं मैं। उसके बाद आप उन वीकनेस पे वर्क करोगे थोड़ा सा, 1-2 दिन। उसके बाद आप अगला मॉक दोगे और फिर ये साइकिल आपकी रिपीट होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। क्योंकि अगर आप मॉक दे रहे हो, जो गलतियां हो रही है उन पे वर्क ही नहीं कर रहे, उस वीकनेस पे वर्क ही नहीं कर रहे, तो अगले मॉक में किस बेसिस पे आप सोच रहे हो कि आपका स्कोर बढ़ जाएगा? बढ़ेगा ही नहीं। क्योंकि स्कोर बढ़ाने के लिए तो जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उनको पूरा करना पड़ेगा। और उनको पूरा करने के लिए उनको सबसे पहले एनालाइज करना पड़ेगा। और उनको एनालाइज करने के लिए सबसे पहले आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा, जिसको मैं बोल रहा हूं एरर लॉग। तो पहले इस चीज को समझना पड़ेगा कि एक मॉक दिया, उसके बाद मेरे को कैसे एरर लॉग बनाना है, ताकि मैं उस एरर लॉग से एनालाइज कर सकूं कि मैं गलत जहां कर रहा हूं। क्योंकि जब मुझे पता चल जाएगा मैं यहाँ गलत जा रहा हूं, तो उस पर वर्क किया जा सकता है। पर अगर पता ही नहीं है कि मैं गलत कहाँ हूं, तो मैं कैसे वर्क करूंगा उस चीज पे? तो गाइज, ये भी जो पाथ होने वाली है ना, ये थोड़ी सी टफ पाथ होने वाली है। इतना इजी पाथ नहीं है कि बस मॉक टेस्ट दिया, आगे सवाल लगा दिया, गेम खत्म, अगले मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ जाएगा ना। ये एक डिफिकल्ट पाथवे है, एंड यही पाथवे टू सक्सेस है। अब इसमें आपको अपने आप से सिर्फ एक वादा करना है कि भाई आप इस पाथ को करते करते, इस चक्रव्यूह को चलते चलते आप थकोगे नहीं, आप थमोगे नहीं, आप मुड़ोगे नहीं, जान लगा के रहोगे। ये प्रॉमिस करो, ये शपथ ले लो। और यही आपकी वो अग्निपथ है मॉक्स वाली। और सबसे इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं लास्ट मोमेंट यही है जो डिटरमाइन करेगी कि जो आपने पिछले 4-5 महीने अच्छे से पढ़ा है, वो आपके एक्चुअल में काम आने वाला है कि नहीं आने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारा पड़ा हुआ सिर्फ तभी काम आएगा जब आप इसको इकट्ठा करके सही जगह पे सही तरीके से लगा कर आओगे। तो दैट इज योर पाथवे टू सक्सेस। लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड हाउ टू एनालाइज योर वीकनेसेस, राइट? हाउ टू एनालाइज अ मॉक टेस्ट। तो गाइस, जब आप एक मॉक टेस्ट देते हो, सबसे पहले यहां पे टेस्ट नंबर लिखो, टेस्ट डेट लिखो, ताकि आपको पता चले कि आपकी ये साइकिल का प्रोसेस कितनी देर में खत्म हो रहा है। अकॉर्डिंगली आप नंबर ऑफ मॉक्स प्लान कर सकते हो। ऐसा एक शीट बना के उसके 10-12 प्रिंट निकाल लो। ऐसा नहीं कि बार बार टेबल बनाए जा रहे हैं, 10-12 फोटो कॉपी करा के फिर एक ऐसी टेबल बना के लिखते रहना। हेडिंग डालोगे आप क्वेश्चन की, टॉपिक की, सब टॉपिक की, और ये एरर्स हैं, इनके बारे में बताता हूं मैं। हो सकता है कि आप एक्सेल पे बना लो, एक्सेल बना लो, शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, शीट का नाम, डेट, नंबर और मॉक नंबर से लगा दो। यहां पे आप सीधा क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर लो, जो गलत हुआ उसका टॉपिक लिख दो, साथ में सब टॉपिक लिख दो कि भाई मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन गलत हो गया। फिर ऐसे ही यहां पे क्वेश्चन, यहां पे टॉपिक और यहां पे सब टॉपिक, क्वेश्चन टॉपिक सब टॉपिक, क्वेश्चन मॉड्यूल टॉपिक, क्वेश्चन मॉड्यूल टॉपिक। इसके बाद जब आप ये सारे लिख दोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि मैं फैक्टर्स का क्वेश्चन बार बार गलत कर देता हूं। तो अब मुझे पता है कि 10 मॉक में मैंने फैक्टर गलत किया है, मैं फैक्टर से भिड़ने ही नहीं वाला पेपर में। तो सिलेक्शन ऐसे आता है, जो हम कहते हैं ना कि कैट इज अ सिलेक्शन गेम। उन 12 में से सही 8 सवाल सॉल्व करने हैं, उन 22 में से टोटल 10-12 सवाल सॉल्व करने हैं, राइट? तो ये सब सिलेक्शन प्रोसेस आ कहां से रहा है? ये सब सिलेक्शन प्रोसेस एनालिसिस से आ रहा है कि यार मैं अपना पूरा एरर लॉग देख रहा हूं, मेरा सिर्फ अरिथमेटिक का एक ही सवाल गलत है पिछले 10 मॉक में, तो मेरा अरिथमेटिक स्ट्रांग है। मैं अलजेब्रा के कम गलत कर रहा हूं, तो मेरा अलजेब्रा स्ट्रांग है। सेल्फ एनालिसिस होना शुरू होता है, एक कॉन्फिडेंस होना शुरू होता है कि अगली बार अलजेब्रा के क्वेश्चन को देखते हैं डर ही नहीं लगता। और अपने आप एक साइकोलॉजिकल थिंकिंग बलती चली जाती है, सबकॉन्शियस माइंड चीज़ों को पकड़ता चले जाता है कि हाँ यार ये तो सेट है। अब ये तो आपने लिख दिया कि कौन सा टॉपिक सब टॉपिक क्वेश्चन गलत था। ये है गाइस आपका कंसेप्ट, एप्लीकेशन, सिली मिस्टेक्स, आउट ऑफ द बॉक्स। ये है आपका एरर टाइप। मान लेते हैं आपका क्वेश्चन आया जीआईएफ का। अब मेरे को पता ही नहीं था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, मेरे को समझ नहीं आया, क्वेश्चन ही हवा हो गई। मतलब मेरे को एक कंसेप्ट ही नहीं आता था, मेरे को पता ही नहीं था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन 2.52 होता है, मतलब मेरे को कॉन्सेप्ट ही नहीं आता था। मान लेते हैं कि आपको पता था कि ट्राइंगल्स में सी स्क्वायर अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो तो राइट एंगल ट्राइंगल है, बड़ा हो तो ऑब्ट्यूज है और छोटा है तो एक्यूट है, पता था।
पर जब वो क्वेश्चन में आया आप अप्लाई नहीं कर पाए उसको, आपको हिट नहीं किया, ये एप्लीकेशन एरर है। कि मुझे पता तो था कि ये होता है, ये रूल तो पता था, ये थ्योरम तो पता थी, पर मैं उसको अप्लाई नहीं कर पाया। वरना मुझे पता तो था कि यार एक ओपनर सेंटेंस को कैसे ढूंढा जाता है, वो ओपनर सेंटेंस ढूंढने वाली टेक्निक भी मुझे आती थी, पर मैं उसको पकड़ ही नहीं पाया। तो ये आपका कहीं ना कहीं एप्लीकेशन एरर है। सिली मिस्टेक आप बेहतरीन तरीके से जानते हो। आउट ऑफ द बॉक्स वो क्वेश्चन है जो आपको पता है कि जिसमें होता है ना क्वांट में एक स्टेप, यार ये तो मैं सोच ही नहीं सकता था पेपर में, ये तो बहुत ही उटपटांग लेवल पे सोच लिया इसने। अब स्लोली स्लोली आपके इनिशियल मॉक्स में कंसेप्ट वाला जो एरिया है ना, ये काफी हैवी होगा, बहुत सारे यहाँ पे यस होंगे, एप्लीकेशन वाले भी काफी होंगे। आपकी यही वीकनेस है, इन्हीं पे आपको वर्क करना है। मतलब अगर मैं देखता हूं कि यार मेरे जीआईएफ का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता था, तब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ लूंगा, अगली बार जब ये क्वेश्चन आएगा तो जीआईएफ के क्वेश्चन में यहां पे यस नहीं लगेगा बल्कि यहां पे यस लगेगा, क्योंकि अब तो मैंने सीख लिया। अब अगले मॉक में जब मैं जा रहा हूं तो मेरे को पिछले मॉक से जीआईएफ के बारे में ज्यादा पता है। ये है इंपॉर्टेंस इस शीट की। मुझे पता है कि मेरे के कौन से मॉड्यूल सही हो रहे हैं, अकॉर्डिंगली मैं प्लान आउट कर सकता हूं चीजें। हल्के हल्के इस चीज को खाना है, ये चीज आपको अंदर से पैरासाइट की तरह ईट कर रही है। अगर आपके लास्ट मॉक तक जाते भी सिली मिस्टेक में 3 यस चल रहे हैं तो अभी तक आप फोकस नहीं बना पा रहे हो पेपर में, फोकस बनाना शुरू करो। अब उसके लिए आपको कोई बच्चा मेडिटेट कर सकता है, कोई बच्चा थोड़ा रिलैक्स्ड आउट होकर पेपर दे सकता है, थोड़ा सा आप ओवर स्ट्रेस कर रहे हो सकते हो, पैनिक कर रहे हो सकते हो, थोड़ा सा अगले सेक्शन और पिछले सेक्शन के बारे में ज्यादा सोच रहे हो सकते हो। बट दीज 3 टेबल्स हैव टू बी एलिमिनेटेड। इसको आप एलिमिनेट कर भी नहीं पाओगे, इसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आउट ऑफ द बॉक्स तो पेपर में वहां भी आएंगे तो उनको छोड़ना ही है। बट हल्के हल्के कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन वाले जो डब्बे हैं ये ब्लैंक होते चले जाने चाहिए। कॉन्सेप्ट वाला सबसे जल्दी होगा एंड दैट विल ऑल्सो मेक श्योर कि आपने हर एक कॉर्नर कवर कर लिया अपनी प्रिपरेशन का गाइस। क्यों, अब आपको पता है कि भाई मेरा ये कॉर्नर तो टच्ड है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कॉन्सेप्ट एरर का यहाँ नहीं रहा, जहां आ रहा है एप्लीकेशन एरर आ रहा है। तो इस तरीके से अपने आप को एनालाइज करो, फिर इन पे वर्क करो उन कॉन्सेप्ट्स पे, और एप्लीकेशन पे ध्यान दो कि यार मैं ये वाला फॉर्मूला पता तो है पर भूल जाता हूँ, मेरे को पता तो है क्वाड्रेटिक ग्राफ ऐसे होते हैं, पर जब वो क्वेश्चन में आता है मैं सोच नहीं पाता यहाँ अप्लाई होगा। फिर आपके बाद जब अगली बार वैसा क्वेश्चन आएगा ना, आपके दिमाग में चलेगा यार मैं ये चीज भूल जाता हूँ, कहीं यही तो नहीं लग रहा है इस क्वेश्चन में। दैट्स हाउ यू स्टार्ट इंक्रीजिंग। एंड वन मोर मिस्टेक विच पीपल मेक इस कि जब वो क्वांट, वर्बल और एलआरडीए का स्कोर लिखते हैं तो वो सिर्फ स्कोर लिख देते हैं। मान लेते हैं उसने लिख दिया 22 आए मेरे, ये नहीं लिखता कि मैंने अटेम्प्ट कितने किए थे। ये भी बहुत जरूरी है गाइस, इससे आपको पता चलेगा कि आपके लिए एक सही अटेम्प्ट कितने हैं, खास करके वर्बल में, कि भाई मैं 15 अटेम्प्ट करके 30 नंबर ला रहा हूं या मैं 12 अटेम्प्ट करके 32 नंबर ला रहा हूं, तो आपको समझ में आएगा मेरे को क्या गेम खेलना है। सो ऑल्सो राइट डाउन द नंबर ऑफ क्वेश्चन यू अटेम्प्ट, देन ओनली यू विल बी एबल टू एनालाइज कि मेरे लिए बेस्ट क्या है, मेरे को कितने क्वेश्चन बनाने हैं, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी ये चल रही है। बच्चों को बस अपना मॉक का स्कोर पता होता है, उससे पूछते बेटा एक्यूरेसी कितनी आ रही है, ये नहीं कैलकुलेट करी सर। बेटा ये नहीं कैलकुलेट करेगा तो कैसे चलेगा, मैं कैसे बताऊंगा तेरे को अटेम्प्ट कितने करने हैं, मैं कैसे बताऊंगा कि तेरे पास कितना समय है क्वेश्चन करने के लिए। एक बच्चा जो 100% एक्यूरेसी से चल रहा है उसको 33 सवाल ही करने, यानी 11 पर सेक्शन। एक बच्चा जो 100% एक्यूरेसी नहीं पकड़ पा रहा है, जिसके सिली मिस्टेक्स भर रखे हैं, उसको ज्यादा अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो बता तो उसको तभी सकते हैं ना जब वो एनालिसिस लेके आएगा, राइट। उसके बाद कहीं ना कहीं गाइस जो आप एक और गलती करते हो कि जो क्वेश्चन आपने स्किप करे हैं पेपर के दौरान, आप उनको एनालाइज ही नहीं करते। आपने मॉक किया, मान लेते हैं क्वांट में 22 में से 10 सवाल लगा, बाकी 12 सवाल का क्या होगा सर वो मैं नहीं जानता, नहीं, उनको भी अटेम्प्ट करना है, उनसे भी लर्निंग आएगी, एरर लॉग उनका भी बनाना है। और साथ ही साथ आपको 2 चीजें और नोटिस करनी है कि कितने डुएबल क्वेश्चंस थे जो आप देख भी नहीं पाए। तभी आपको पता चलेगा कि आपकी सिलेक्टिव नेचर सही बैठ भी रही है कि नहीं बैठ रही। मान लेते मैंने बाकी क्वेश्चन देखे और मैंने देखा यार ये 3 क्वेश्चन तो बहुत आसान थे, और मैं इनको पेपर के 40 मिनट के दौरान देख भी नहीं पाया, और मैं लगा रहा कुछ ऊटपटांग क्वेश्चन के साथ जहां इतना समय चला गया मेरा। ये गलती है, और वो कैसे पता चलेगा, जब आप उन क्वेश्चंस को देखोगे। और वहीं पे आप ये भी नोटिस करोगे कितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे जिनके साथ आप फॉट करे, जिनके साथ आप लड़े, जिनको आपने नोटिस ही नहीं किया कि यार ये डिफिकल्ट है, इसको छोड़ना चाहिए, ट्रैप है, मेरा टाइम खराब करने के लिए रखा गया है, पर अपन ईगो को लेके सामने उस क्वेश्चन के साथ लड़े। इस चीज को भी नोटिस करना पड़ेगा, ताकि अगली बार जब वो आए दिमाग की घंटी जलाए कि यार मॉक 1 में 5 गलत क्वेश्चन के साथ लड़ बैठा था जो मुझे करना नहीं था, और उसके चक्कर में 6 ऐसे क्वेश्चन थे जो मैं कर सकता था, मैंने देखे भी नहीं। विद टाइम दोनों नंबर आपके ऑटोमेटिकली कम होते जाएंगे। जैसे दोनों नंबर कम होते गए
हमारा जीवन सुधरता जाएगा। मतलब हम टाइम खराब गलत कर रहे हैं और कम क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम कर सकते थे पर हमने देखे भी नहीं। इन दोनों नंबर को मिनिमाइज करना है। And then you have your selection process also refined. Selection process refined, concepts refined. That is how you analyze and you work on your weakness. And then you have the desired score, and then you have the score that increases. Otherwise, you just keep giving mocks. Just focus on those 10 questions. उनको देख के उनके सॉल्यूशन देख के अगले मॉक पे गए, नंबर फिर नहीं बढ़ता है। दिस इज द पाथवे, दैट इज व्हाट आई अडेप्टेड and I have made my toppers adapt this strategy and many of them have actually aced it. And I'm telling you, जब तक आप सेल्फ एनालिसिस नहीं करोगे मॉक का फिर कोई फायदा नहीं है, चाहे आप 10 दो या 50 दो या 100 दो। 100 मॉक देने से कुछ नहीं होता है। 10 अच्छे मॉक विद गुड एनालिसिस, विद गुड कंसेप्ट, with analysis, with working on your weakness will play the game for you. I wish you very best. I wish you all the best. I hope this helps and I hope that अब हमारे आने वाले मॉक्स में नंबर बढ़ने शुरू होंगे। एकदम से नहीं बढ़ेगा, हल्के हल्के करके बढ़ेगा। पिछले मॉक से कम नंबर आ जाना अगले मॉक में पाप नहीं है। मॉक टफ हो सकता है, अपने ऊपर भरोसा रखो, तुम में वो बात है। बस भरोसा रखना है और आगे बढ़ते चले जाना है। मैंने क्या बताया, जर्नी पेनफुल होगी, डरना नहीं है। खुशी शायद इस रास्ते में कम मिले, पर जब लास्ट में मिलेगी तो वैसी खुशी होगी दैट विल मेक द 100% रीजन दैट द वर्ल्ड विल रिमेंबर योर नेम। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। टुडे राहुल बाटला, योर होस्ट फॉर द डे, साइनिंग ऑफ।